नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई के प्रति जागरूक होंगे, तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आपके एसटीसी के एग्ज़ाम का मात्र 1 महीना शेष लगा लीजिए आप। तो जितना ज़्यादा हो सके अधिक से अधिक मेहनत करें, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। देखिए, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था वर्ण विचार, जिसमें स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा था। आज अपना टॉपिक है व्यंजन वर्ण। देखिए, व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण, देखिए स्वर जो व्यंजन थे, स्वर जो वर्ण थे, उनका उच्चारण तो अपने आप हो जाता है। उसमें किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतः ही उनका उच्चारण हो जाता है। लेकिन व्यंजन वर्ण जो होते हैं, उन व्यंजन वर्णों में स्वरों की सहायता से उनका उच्चारण होता है। इसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। यानी कि ऐसे भी वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो देखिए, इसको परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया था कि ऐसे वे वर्ण क्या लिखेंगे, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे अपन बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं के, खे या का, छोटी की, बड़ी खी आदि जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये व्यंजन वर्ण होते हैं। क्या होते हैं ये? व्यंजन वर्ण होते हैं। अब देखिए, व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं, इनमें स्वर का उच्चारण किस प्रकार से होता है। जैसे अपन पढ़ा के, क्या पढ़ा? के। तो यानी कि ये जो के है, के में अपन जब उच्चारण करते हैं तो इसकी जो अंतिम ध्वनि बोलती है वो किसकी बोलती है? ए। जो ए क्या है? स्वर है। जैसे अपन ने पढ़ा खे, पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा? खे पढ़ा, खे। तो अंतिम ध्वनि क्या बोल रही है? ए। का, तो का में अंतिम ध्वनि आ, तो आ क्या हुआ? स्वर हुआ। की, छोटी की, तो इसमें क्या बोल रहा है? ई की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। इसमें बड़ी खी, तो इसमें क्या आ रहा है? बड़ी ई की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो यानी कि ये सब क्या है, जो अंतिम ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो क्या है? किसकी है? स्वर की है। तो इसका देखिए उच्चारण कैसे होगा। तो ये होता है जो के, इसमें इस प्रकार से हलन लगा होता है, तो यानी कि ये आधा होता है। क्या होता है? ये आधा होता है। जब यदि मान लीजिए इसमें ए जुड़ जाता है, इसमें ए जो स्वर है वो इसमें सम्मिलित हो जाता है, तब जाकर के इसका पूरा निर्माण होता है। उसी प्रकार से खे, तो खे में देखिए ये खे आधा होता है, और जब इसमें क्या आ रहा है? ए जुड़ा हुआ है, यानी खे प्लस ए, तब जाकर पूरा बनता है खे। तो यानी कि जो वे वर्ण होते हैं,
जिनमें किसकी सहायता होती है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ण में आप देख लीजिए अंतिम जो ध्वनि होती है वो किसकी होती है, स्वर की होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब आता है व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, देखिए व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, ध्यान रखना 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। देखिए फर्स्ट में आपको बताया था कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है हिंदी वर्ण वालों में 44, लेकिन यदि अपन देखते हैं तो टोटल जो कुल वर्ण होते हैं वर्णमाला में वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। कितने होते हैं वो, 52 होते हैं, वो आगे आपको बताया जाएगा। तो व्यंजन वर्णों की जो संख्या हुई वो कितनी हुई, कितनी संख्या होती है वो, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। अब आता है इसके बाद में देखिए व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है, किसके आधार पर बांटा जाता है, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है इसमें वो आता है स्पर्श के आधार पर। किसके आधार पर, स्पर्श के आधार पर। यहां लिखेंगे स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो यहां लिखेंगे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। देखिए अब आपको बताते हैं 25 कौन कौन सी होती है, आप नोट कर लें। देखिए अब आता है अपन स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श के आधार पर उच्चारण। स्पर्श के आधार पर उच्चारण। तो देखिए सबसे पहले जो व्यंजन आता है कौन सा आता है, कौन सा वर्ग आता है, सबसे पहले आता है के वर्ग। कौन सा आता है, के वर्ग।
के वर्ग में कौन कौन से होते हैं? अपन बोलते हैं के, खे, गे, घे, अणे। ये क्या होते हैं? के वर्ग होता है जो जैसे व्यंजन का जिस वर्ग का प्रथम अक्षर होता है, जैसे चे तो चे वर्ग हो गया, टे वर्ग हो गया, ते वर्ग हो गया, पे वर्ग हो गया। तो ये क्या होते हैं? यानी कि ये जैसे के है तो के वर्ग की पंक्ति में आते हैं, चे तो चे वर्ग की पंक्ति में आते हैं। तो अपन सबसे पहले अपन लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं के वर्ग। क्या लिखते हैं? के वर्ग। तो देखिए के वर्ग के जितने भी व्यंजन है उनका उच्चारण किससे होता है? किससे होता है? तो देखिए के वर्ग का जो उच्चारण है किससे होता है? तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसमें के, खे, गे, घे और अणे जो अपन बोलते हैं। तो इनका जो होता है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है अपन बोलते हैं के, खे, गे, घे और अणे। तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है? कंठ होता है। कौन सा होता है? वो कंठ होता है। यानी कि कंठ के द्वारा इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। किसके द्वारा होता है? कंठ के द्वारा इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। उसके बाद में आता है चे वर्ग। कौन सा आता है? चे वर्ग। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। अपन बोलते हैं ना, अपन कहते हैं ये तो ताड़ुओ है, तो वो तालु होता है, इसलिए भाषा में बोलते हैं। तो ये चे वर्ग, चे, छे, चे, जे, 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 अण। तो ये होता है, क्या होता है? चे वर्ग होता है। तो चे वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, चे वर्ग के जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। अब उसके बाद में जो आता है, उसके बाद में कौन सा आता है? टे वर्ग आता है। कौन सा आता है? कौन सा आता है? टे वर्ग आता है। कौन सा आता है? टे वर्ग आता है। अब देखिए टे वर्ग में इनका जो क्या नाम से उच्चारण जो स्थान होता है वो होता है मूर्धन्य होता है। कौन सा होता है? मूर्धन्य होता है। कैसे होता है? देखिए अपन बोलते हैं टे, ठे, डे, ढे, अणे बोलते हैं ना। तो ये होता है अणे, यानी कि मूर्धन्य, यानी कि जो मुख होता है वो बंद की सी अवस्था में रहता है। अब आता है टे वर्ग। टे हो गया। अब आता है टे वर्ग। कौन सा आता है? टे वर्ग आता है। तो टे वर्ग के जितने भी होते हैं वो होता है, देखिए अपन बोलते हैं ते। बोलिए ते। तो देखिए ते कहां से बोल रहा है? अगले हिस्से से बोल रहा है, जिह्वा के अगले हिस्से से, जो क्या करती है? दांतों को स्पर्श करती है। ते, थे, दे, धे, ये हो गया दंत। क्या हो गया? दंत। यानी कि दांतों के द्वारा जो जिह्वा जो है अपने दांतों को स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण करती है। तो ये क्या होता है? ते वर्ग होता है, जिनका क्या होता है? दंत होता है। उसके बाद में आता है पे वर्ग। कौन सा आता है? पे वर्ग। कौन सा आता है? पे वर्ग आता है। देखिए अब बोलिए पे, फे, बोल रहा है ना। देखिए मेरी तरफ देखिए, पे, फे, है ना। तो ये क्या है? बे, भे, में। तो यानी कि ये किसके द्वारा उच्चारण होना है? ओष्ठ के द्वारा होता है। किसको होता है? ओष्ठ के द्वारा होता है, यानी होठों के द्वारा इसका उच्चारण होता है। किसके द्वारा होता है? ओष्ठ के द्वारा ही इसका उच्चारण होता है।
ओष्ठ है। अब देखिए एक बात और क्लियर करते चलते हैं यहां पर इसकी। देखिए अभी ये भी बताया था कि स्पर्शी जो व्यंजनों की संख्या होती है कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। तो देखिए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या के वर्ग में कितनी हुई, 5। के वर्ग में कितनी हुई, 5। के वर्ग में कितनी हुई, 5। के वर्ग में 5 और पे वर्ग में भी 5। तो आप लगाइए टोटल कितना हुआ। यदि हम इनका सबका टोटल लगाते हैं तो कितना हुआ, इनका जो टोटल लगाते हैं कितना हुआ, 25 हुआ। कितना हुआ, 25 हुआ। तो यानी कि ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं ये स्पर्शी व्यंजन वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, ये स्पर्शी व्यंजन वर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे सब कि आगे तो और भी व्यंजन वर्ण रह रहे हैं। हाँ रह रहे हैं, लेकिन उनको अलग बोला जाता है। इसके बाद में देखिए अब जो आता है वो आता है ये वर्ग वाला आता है, उनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और आगे जो आता है वो आता है ऊष्ण व्यंजन। क्या आता है, वो ऊष्ण व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो देखिए ये, रे, ले, वे, ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब आता है ऊष्ण व्यंजन। क्या आता है, ऊष्ण व्यंजन, ऊष्ण व्यंजन। तो देखिए जो ऊष्ण व्यंजन होते हैं, कौन सा होता है, ऊष्ण व्यंजन। कौन सा होता है, ऊष्ण व्यंजन। ऊष्ण ऊष्ण व्यंजन होता है। कौन सा होता है, ऊष्ण व्यंजन होता है। तो ये होता है देखिए से, से, स्लेट वाला से और है, ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये ऊष्ण व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, ये ऊष्ण व्यंजन होते हैं। अब आप लगाइए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, 4। ऊष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, 4। कितनी हुई, 4 हुई। कितनी हुई, 4 हुई। अब आप लगाइए 25 तो इनकी संख्या हो गई स्पर्शी व्यंजनों की, उसके बाद 4 अंतस्थ हो गए और 4 ही ऊष्ण हो गए। तो लगाइए 4 4 8, 25 और 8 कितने होते हैं, टोटल 33। कितने हो जाते हैं, टोटल 33 व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। नोट कर लीजिए आप। हाँ तो नोट कर लिया होगा। अब देखिए ये अपन ने पढ़ लिया के वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है, कंठ होता है। इनकी संख्या 5 होती है। च वर्ग का तालु होता है, ट वर्ग का मूर्धन होता है और त वर्ग का दंत होता है और पे वर्ग का ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ यानी कि
ओटो के द्वारा होता है। इनकी सबकी संख्या कितनी होती है? 5-5 होती है, यानी स्पर्शी व्यंजनों की संख्या टोटल 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उष्ण व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। इसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। क्या आता है इसके बाद में? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी होती है? इतनी संख्या भी 4 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या भी? 4 होती है। अब लिखते हैं अपन संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या लिखते हैं अपन? संयुक्त व्यंजन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संयुक्त व्यंजन लिखते हैं। तो देखिए जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो होते हैं ऐसे व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या लिखेंगे? जो वर्ण देखिए, जो वर्ण दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितनी होती है इनकी संख्या? 4 होती है। ध्यान रखना, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो देखिए पहला जो होता है अपन बोलते हैं ना, छतरी, त्रिशूल, ज्ञानी, त्रय बोलते हैं ना, तो ये चारों के चारों क्या होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो देखिए जो अपन बोलते हैं 6 बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 6 बोलते हैं ना, छतरी वाला 6। तो देखिए जो छतरी वाला 6, जो छतरी वाला 6 उसका उच्चारण दो वर्णों से मिलकर के होता है। कैसे होता है? देखिए के प्लस से, यानी कि ये दोनों को दोनों जो है ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? 6 का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? 6 का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से अपन बोलते हैं त्रय। तो त्रय में देखिए तय आधा आता है। क्या आता है? तय आधा आता है और रे पूरा आता है, तब जाकर क्या बनता है? ये त्रय बनता है। 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 अब आता है देखिए उसके बाद में छतरी त्रिशूल, उसके बाद में आता है ज्ञानी। क्या बोलते हैं? ज्ञानी। तो ज्ञानी में जो आता है वो आता है जे आधा आता है प्लस अणे पूरा आता है। अपन बोलते हैं ना 6 वर्ग में जो आता है अणे वो पूरा आता है। क्या आता है? पूरा आता है। अब जो चौथा होता है अपन बोलते हैं ना श्रेय। क्या बोलते हैं अपन? श्रेय बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? श्रेय बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? श्रेय बोलते हैं। तो श्रेय में देखिए से प्लस रे, तो ये क्या होता है? श्रेय। इसका उच्चारण इस प्रकार से होता है, यानी कि ये चारों को चारों जो होते हैं ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे
जो वर्ण दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। कितने वर्णों के मेल से? दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब आता है अपना कंपन के आधार पर। किसके आधार पर? कंपन के आधार पर। तो देखिए कंपन के आधार पर भी क्या होता है, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, घोष वर्ण और दूसरा होता है अघोष वर्ण। घोष को सघोष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? सघोष भी बोला जाता है। क्या लिखेंगे? अगला जो लिखेंगे, कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद। किसके आधार पर? कंपन के आधार पर। किसके आधार पर? कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद या फिर वर्णों के भेद। अब देखिए तो यहां लिखेंगे कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला जो भेद लिखेंगे वो लिखेंगे घोष या सघोष। दूसरा जो होता है वो होता है अघोष वर्ण। क्या होता है वो? अघोष वर्ण होता है। क्या होता है? घोष को सघोष भी बोला जाता है, दूसरा होता है अघोष वर्ण होता है। देखिए घोष का जो अर्थ होता है वो होता है गूंजना। घोष का जो अर्थ होता है वो होता है गूंजना। क्या होता है? गूंजना, यानी गूंज होती है। जैसे अपन जब किसी स्वर का या व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं तो अपनी जो स्वर तंत्रिका होती है उसमें क्या होता है? कंपन होता है, वो गूंजने लगती है। तो उसको ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घोष कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। व्यंजनों की जगह इसको वर्ण कर लीजिए, क्योंकि स्वर भी और व्यंजन दोनों ही क्या होते हैं? क्या होते हैं? घोष और सघोष होते हैं। यानी कि घोष बोल दो चाहे सघोष बोल दो, एक ही बात है। अब अपन चलते हैं, नंबर एक डालकर चलते हैं अपन। पहले लिखते हैं घोष वर्ण। क्या लिखते हैं? घोष वर्ण लिखते हैं। घोष वर्ण, जैसे मैंने अभी अभी बताया था कि घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। क्या होता है? नाद या गूंज। तो यहां लिखेंगे घोष का अर्थ नाद या, नाद या, नाद मतलब गूंज, नाद या गूंज। तो नाद मतलब जो कंपन। क्या होता है? कंपन, यानी कि जो स्वतंत्रिका जो गुंजन करती है, कंपन करते थे, उसके द्वारा जो निकलने वाली जो ध्वनि होती है वो एकदम से क्या होती है? गूंजने लग जाती है। क्या हो जाती है? वो गूंजने लग जाती है। तो नाद या गूंज। तो घोष का जो अर्थ होता है नाद या गूंज होता है। क्या होता है? नाद या गूंज होता है। अब इसकी जब अपन परिभाषा लिखेंगे तो वो परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए
क्या लिखेंगे, देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता हो या फिर गूंज उत्पन्न होती हो। क्या होता हो, कंपन उत्पन्न होता हो या फिर गूंज उत्पन्न होती हो, उसे क्या कहते हैं अपन, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहते हैं। तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है या क्या होती है, गूंज उत्पन्न होता है, गूंज उत्पन्न होती है, उसे घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, घोष या सघोष वर्ण कहते हैं, घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। अब देखिए आगे जो अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि देखिए जो टे वर्ग होता है, अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बातें होती है वो कौन कौन सी होती है, तो मैंने अभी बताया था आपको कि देखिए सभी जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, घोष वर्ण में ही होते हैं। क्या होते हैं, घोष वर्ण में ही होते हैं। तो देखिए घोष वर्ण में जो क्या होता है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आता है, किसका आता है, जैसे देखिए के वर्ग है, चे वर्ग है, टे वर्ग है, ते वर्ग है और पे वर्ग जो है उनका क्या आता है, क्या आता है उनका तीसरा, क्या आता है उनका, क्या आता है उनका, कौन कौन सा आता है, देखिए मैंने अभी अभी बताया था, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग और पे वर्ग। तो यानी कि ये जो व्यंजन वर्ण के जो वर्ग होते हैं इनका जो आता है, इनका तीसरा चौथा और जो पांचवा जो वर्ण होता है तो वो क्या होता है इनका, वो घोष में आते हैं। किस में आते हैं, वो घोष में आते हैं। गे, देखो के, खे, कुछ भी नहीं है, गे, घे, कंपन कर रहा है, अणे, तो यानी कि इस प्रकार से गूंज उत्पन्न होते बोलने पर। तो तीसरा चौथा जो पांचवा वर्ण होता है वो क्या होता है, घोष वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वो घोष वर्ण कहलाता है। तो यहां लिखेंगे जैसे, जैसे लिखेंगे तो लिखेंगे के वर्ग, चे वर्ग, के वर्ग, छे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। क्या, के वर्ग, छे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। तो ये क्या होते हैं, इनका जो तीसरा चौथा जो वो पांचवा जो वर्ण होता है वो कब क्या होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, वो घोष वर्ण होते हैं। पे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण के वर्ग का, ते वर्ग का, ते वर्ग का, ते वर्ग का, पे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर, तथा सभी स्वर एवं, अभी इससे पहले अपन एक चीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन और उसमें व्यंजन। तो जो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है वो भी किस में आते हैं, घोष वर्ण में ही आते हैं। किस में आते हैं, वो घोष वर्ण में ही आते हैं। सभी स्वर एवं, सभी स्वर एवं
सभी स्वर, सभी स्वर एवं ऐसे लिखो, ये, रे, ले, वे और है, ये क्या होते हैं? ये सभी घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं ये सभी? घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं ये सभी? को ध्यान रखना, के वर्ग, ते वर्ग, ते वर्ग, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे के वर्ग का जो है, देखिए के वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है? गे, घे, अणे। तो ये क्या हुआ? क्या हुआ ये के वर्ग के हो गए। अंतिम जो है ये क्या हो गए? के वर्ग के हो गए। ठीक है, ऐसे ही चे वर्ग का लेना है। चे, चम्मच, छाता। उसके बाद में क्या आ जाता है? अपन बोलते हैं जे, झे और अणे। तो ये क्या हो गए? ये जो तीनों हैं ये कितने के हो गए? चे वर्ग के हो गए। उसके बाद में आता है डे, ढे, ने। ये क्या हो गए? टे वर्ग के हो गए। किसके हो गए? टे वर्ग के हो गए। अब आता है ते वर्ग, दे, धे, ने। तो ये क्या हो गए? क्या हो गए? ये ते वर्ग के हो गए। किसके हो गए? ते वर्ग के हो गए। उसके बाद में पे वर्ग, पे वर्ग का आता है बे, भे, में। हो गया। यानी कि पतंग के बाद में पतंग, फल, बकरी, भट्टी, मच्छी अपन बोलते हैं ना, तो सेम उसी प्रकार से ये तो तीनों क्या हो गए? ये क्या हो गए? तो देखिए के वर्ग का, चे वर्ग का, टे वर्ग का, ते वर्ग का और पे वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो घोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण। तथा सभी स्वर घोष कहलाते हैं। ये रह लेवे जो संयुक्त जो अभी अपन ने व्यंजन पढ़े थे वो भी क्या होते हैं? घोष वर्ण ही कहलाते हैं, क्योंकि इनमें का उच्चारण करते समय हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं होती है उनमें कंपन उत्पन्न होता है। क्या होता है? उनमें कंपन उत्पन्न होता है। इसलिए यानी कि उनमें गूंज उत्पन्न होती है, इसलिए इनको घोष वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको घोष वर्ण बोला जाता है। नोट कर लें आप। हाँ, तो नोट कर लिया होगा। अब अपन चलते हैं। अपन ने पढ़ा अभी घोष वर्ण। अब आता है अपना अगला अघोष वर्ण। क्या आता है? अघोष वर्ण। तो देखिए घोष, अघोष। अब घोष को खगोश भी बोला जाता है। तो अपन ने जो पढ़ा था अभी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या होता है? स्वर तंत्रियों में क्या होता है? गूंज उत्पन्न होता है, यानी कि कंपन उत्पन्न होता है। तो उसको ही अपन क्या कहते हैं? घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। अब अपन अघोष पढ़ेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे। कैसे कर देंगे? कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। तो अपन लिखते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या है? अघोष वर्ण।
तो आगोश वर्ण में लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में क्या नहीं होता है, स्वर तंत्र गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उसे आघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आघोष वर्ण कहते हैं। क्या होता है उनमें? स्वर तंत्रियों में क्या नहीं होता है? गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, घोष में जैसे अपन के वर्ग बोलते हैं तो के डायरेक्ट में ही ध्वनि जो होती है सीधी निकल जाती है, इसमें किसी प्रकार कोई कंपन नहीं होता है। खे में नहीं होती है। अपन बोलते हैं उसको गे, अपन बोलते हैं ना गे घे, तो देखिए कंपन हो रहा है। तो सेम उसी प्रकार से तो इसमें आघोष में क्या होता है? अब देखिए अभी अभी पढ़ा था के वर्ग का, छह वर्ग का, टे वर्ग, टे वर्ग, पे वर्ग का, तीसरा चौथा पांचवा। कितना पढ़ा था अपना? तीसरा चौथा पांचवा पढ़ा था। अब देखिए अपन ने पढ़े थे अभी अभी व्यंजन वर्ण। के वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? कितने होते हैं? 5। के वर्ग में कितनी संख्या होती है उनकी? 5 संख्या होती है। तो 5 में से जब ये 3 गए, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया, तो कौन कौन से बचे? पहला और दूसरा। कौन सा बचा? पहला और दूसरा। तो देखिए अब उसमें जैसे हम लिखेंगे के वर्ग, के वर्ग, छह वर्ग, ते वर्ग, ते वर्ग, ते वर्ग का पहला तथा पहला तथा पहला तथा पहला तथा दूसरा, पहला तथा दूसरा वर्ण। ध्यान रखना, के वर्ग, टे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण तथा या एवं जो अपन ने पढ़ा था ऊष्म व्यंजन। कौन सा पढ़ा था अपन ने? ऊष्म व्यंजन पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन ने? ऊष्म व्यंजन। कौन कौन सा पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था सैसलेट वाला, षटकोण वाला, अपन बोलते हैं ना सलेट वाला से, षटकोण वाला से, सलगम वाला से। तो ये तीनों तीनों जो होते हैं वो किस में आते हैं? ये आघोष वर्ण में आते हैं, क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है वो सेम जो के जो हो जाता है, इनमें कंपन नहीं होता है। क्या होता है ये? क्या होता है ये? क्या होता है? अघोष, अघोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं ये? अघोष वर्ण होते हैं। ये सब क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। समझ गए होंगे? घोष, घोष का अर्थ होता है गूंजना, ना यानी कंपन होना या गूंजना। अघोष में ना तो कोई कंपन होता है, ना ही किस प्रकार की कोई गूंज उत्पन्न होती है। तो ये होता है अपना घोष, और कंपन के आधार पर घोष और अघोष वर्ण।
अब देखिए अगला जो अपना आता है वो आता है अपना किसके द्वारा, अभी अपन ने पढ़ा था किसके द्वारा पढ़ा था, कंपन के आधार पर। अब पढ़ेंगे श्वास वायु के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, किसके द्वारा, श्वास वायु के आधार पर। किसके आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, वायु के आधार पर, यानी कि सांस वायु के आधार पर। जैसे अपन श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, है ना, तो उसके आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद, वर्णों के भेद कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ध्यान रखना, इनके भी कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन सा होता है दो भेद, दो भेद कौन कौन से होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। कौन सा होता है, पहला जो होता है वो होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। कौन सा होता है, महाप्राण। कौन सा होता है, अल्प प्राण, महाप्राण। अब आप जान गए होंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है। वायु का मतलब क्या होता है, हवा, यानी मुख से निकलने वाली जो हवा होती है वो। तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो कम मात्रा में बाहर निकलती है। कहाँ से निकलेगी, मुख से ही तो निकलेगी। तो यानी कि मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है, तो वो क्या होता है, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, अल्प अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, नंबर 1 डालकर लिखेंगे अल्प प्राण। तो लिखिए अल्प प्राण, लिखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा या वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मतलब हवा कम मात्रा में, कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। ध्यान रखना, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो कैसे निकलती है, कम मात्रा में बाहर निकलती है। किसमें निकलती है, कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण, क्या कहते हैं उसे, अल्प अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। तो देखिए जैसे, ध्यान रखना अल्प प्राण में क्या आता है, ध्यान रखना, के वर्ग, से वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग का कौन सा होता है, कौन कौन सा होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। कौन सा होता है, पहला, पहला, तीसरा, पहला, तीसरा और कौन सा होता है, पांचवा वर्ण होता है। पहला, तीसरा और
तीसरा, पांचवा वर्ण पहला, ध्यान रखिए के वर्ग का, चे वर्ग का, टे वर्ग का, ते वर्ग का, पे वर्ग का कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके साथ में जो सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर जो होते हैं, वर्ण तथा सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर एवं जो अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने? संयुक्त व्यंजन जो पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? संयुक्त व्यंजन जो अपन ने पढ़े थे अपन ने, ये, रे, ले, वे, ये सब क्या होते हैं? अल्प प्राण। क्या होते हैं ये? क्या होते हैं ये? अल्प, क्या होते हैं ये? आदि अल्प प्राण वर्ण होते हैं। क्या होते हैं ये? अल्प प्राण वर्ण होते हैं। ध्यान रखना, के वर्ग का, चे वर्ग का, टे वर्ग का, ते वर्ग का, पे वर्ग का ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना आपको। पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण वर्ण होते हैं, यानी कि इनका उच्चारण करते समय मुख से जो वायु बाहर निकलती है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है। जैसे अपन पढ़ेंगे, देखिए उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे के वर्ग का ले लेते हैं, के वर्ग का अपन लेते हैं, तो के वर्ग में देखिए पहला अक्षर के, तो सीधा सा बोल गया ना। अपन बोलते हैं खे, तो खे में लंबी वायु खिंचती है, यानी कि लंबा खिंच जाता, बोलने में ध्वनि ज्यादा लंबी जाती है ना। के, तो के तो हो गया सीधा सा के। अपन बोलेंगे खे, तो खे में क्या है? लंबी ध्वनि जा रही है, यानी कि वायु ज्यादा बाहर निकल रही है। के हो गया, खे हो गया। उसके बाद गे, गे सीधा बोल गया, क्या हो गया? गे सीधा। अपन घे, तो घे में क्या हो रहा है? देखो लंबी ध्वनि खिंच रही है ना। तो उसके बाद में आता है अणे, है ना। तो ये हो गया अणे, तुरंत बोल गया। तो इस प्रकार से ये जो होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है, ये क्या होता है? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख से वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। इसके बाद में आता है महाप्राण। अब आप समझ गए होंगे, जब आप एसपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपने 12th के एग्जाम दी है, या ऐसे भी विद्यार्थी हो सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया हो पहले से ही, उनको पहले सफलता प्राप्त नहीं मिली हो। तो मैं सरस्वती माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपको आपकी बार काफी अच्छी सफलता हासिल हो एसपीसी में, और आप एक अच्छे शिक्षक बन सकें। तो देखिए अल्प प्राण, इसमें क्या होता है? वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। अल्प यानी होता है थोड़ा, आप जानते हैं अल्प यानी क्या होता है? थोड़ा या कम। महा यानी कि ज्यादा मात्रा में। महाप्राण तो यानी कि वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वो क्या होता है? महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु यानी कि हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, किसमें निकलती है? अल्प में तो निकलती है कम, अल्प यानी थोड़ा होता है ना, तो इसमें कम मात्रा में निकलेगी। महाप्राण है तो इसमें क्या होगी? अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? महाप्राण। क्या कहेंगे उसको? महाप्राण वर्ण कहते हैं। क्या लिखेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु, करते समय वायु यानी कि हवा क्या निकलती है? अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वे वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वे वर्ण? महाप्राण
महाप्राण वर्ण कहलाते हैं, या फिर उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। अब देखिए, अभी इसमें अपन ने पढ़ा था अल्प प्राण में अपन ने पढ़ा था कि क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा पढ़ा था अपन ने। पहला, तीसरा, पांचवा। अब बताइए, जब 5 वर्णों में से जब पहला वर्ण गया, तीसरा वर्ण गया, पांचवा वर्ण गया, तो बताइए कौन कौन से वर्ण बचे? दूसरा और चौथा। कौन कौन से बचे? दूसरा और चौथा। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे? जैसे क्या लिखेंगे? जैसे में अपन लिखेंगे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का दूसरा एवं चौथा, दूसरा एवं चौथा वर्ण, दूसरा एवं, ध्यान रखना महाप्राण में कौन कौन सा आएगा? दूसरा एवं चौथा वर्ण आएगा। कौन सा आएगा? दूसरा व चौथा वर्ण आएगा। कौन सा आएगा? दूसरा तथा चौथा वर्ण आएगा। और जो ऊष्म व्यंजन जो आपको लिखाए थे, क्या लिखाए थे? जो आपको ऊष्म व्यंजन जो लिखाए थे, दूसरा एवं चौथा वर्ण तथा ऊष्म जो व्यंजन आपको लिखाए थे, कौन कौन से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से लिखाए थे आपको? से लिखाया था। कौन सा लिखाया था अपन को? देखिए, से लिखाया था, सलगम वाला से लिखाया था, षटकोण वाला से लिखाया था, स्लेट वाला भी से लिखाया था आपको, है ना? तो ये क्या होते हैं? आदि महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं। कहलाते हैं। तो ये हुआ अपना, क्या हुआ? ये कंपन के आधार पर, है ना? अपन ने कंपन के आधार पर पढ़ लिया, स्पर्श के आधार पर पढ़ लिया, और ये हो गया अपना श्वास के आधार पर। किसके आधार पर? श्वास के आधार पर। अपन ने पहले पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? स्पर्श के आधार पर व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? कौन कौन से होते हैं? उनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? और उसके बाद में फिर अपन ने पढ़ा था कंपन के आधार पर। क्या पढ़ा था अपन ने? कंपन के आधार पर 2 प्रकार के घोष और अघोष। घोष को सघोष भी बोला जाता है। इसके बाद में अपन ने अभी पढ़ा था अपन ने श्वास नली के आधार पर। किसके आधार पर? श्वास के आधार पर। श्वास मतलब जो वायु लेते हैं अपन, उसके श्वास वायु के आधार पर। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अभी पढ़ा था अपन ने, पहला पढ़ा था कौन सा? अल्प प्राण, अल्प यानी थोड़ा, है ना? तो यानी कि जिनका उच्चारण करते समय वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। महाप्राण जिनका उच्चारण करते समय वायु जो होती है वो अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, तो उसे महाप्राण कहते हैं। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में बस इतना ही। आशा करता हूं आज का टॉपिक आपके समझ आया होगा। यदि किसी विद्यार्थी के टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।